एक लेखक बनने के लिए मुझे लगता है कि 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक्सपेरिमेंट्स करना लाइफ में, और बहुत ज़्यादा पढ़ना। ये नहीं कि स्कूल की किताबें पढ़ें, आप बस पढ़ें और बहुत ज़्यादा लिखें, और लोगों को जानने की कोशिश कीजिए, लोगों को समझने की कोशिश कीजिए। वो क्या कह रहे हैं वो सुनिए, और उसमें आप अपने एक्सपीरियंस से क्या भला कर सकते हैं, क्या आप जानते हैं जो वो नहीं जानते, और वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है संजय वैष्णव, आप देख रहे हैं NVTV। आज मैं जिस शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ वो यंग जनरेशन के लिए, उन लेखकों के लिए, छोटे लेखकों के लिए प्रेरणा का काम करने वाले हैं। मेरे साथ हैं स्वराज भाटिया जी, जिन्होंने अभी ये नॉवेल लिखा है, एक उपन्यास लिखा है आवर डेज़। इसको इंग्लिश में इन्होंने लिखा है, इसको ट्रांसलेट किया है ताकि जो हमारे लेखक हैं, हिंदी पाठक हैं, वो इसको पढ़ सकें। हम इनसे तमाम इनके बारे में जानेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। सबसे पहले स्वराज भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे NVTV में। जी शुक्रिया। मैं आपसे जानना चाहूँगा, सबसे पहले हम थोड़ा इसके बारे में जानना चाहेंगे। स्वराज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, नॉवेल कहाँ से शुरू होता है, किस तरह से आपको प्रेरणा मिली इसको लिखने के पीछे, और क्या कुछ हमको इसमें पढ़ने को मिलेगा? 2014 की बात है। मैं न्यूज़ देख रहा था और पता चलता है कि इजराइल ने गाज़ा पट्टी पर फिर से हमला कर दिया हुआ है। ये दुनिया का सबसे इनसॉल्वेबल कॉन्फ्लिक्ट माना जाता है। अभी तक किसी ने इसका प्रॉपर सॉल्यूशन निकाला नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया की सबसे मुश्किल प्रॉब्लम होने के साथ साथ ये एक इंसानी प्रॉब्लम भी है, ना कि एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम रह जाती है। इसका इलाज, इसका सॉल्यूशन हम एक ह्यूमन आइज से देखें, एक इंसानों पे दया करके देखें, इंसानों की मजबूरी समझ के देखें, और ना कि हम ज़मीन के लिए सिर्फ बना के इसको एक लोगों को पे व्यभिचार और जान लेने का उनका हम इसे ज़रिया ना बनाएं। तो ये चीज़ से मुझे देख के बड़ा सांत्वना हुई इन लोगों से कि यार सच में युद्ध यूजुअली बॉर्डर पे लड़े जाते हैं, ये एक ऐसा युद्ध है जो गली मोहल्लों में लड़ा जा रहा है। गलियों में माएँ होती हैं, गलियों में बच्चे भी होते हैं। तो ये मैं चाह रहा था कि इस बात को कुछ कर पाऊँ। मुझे समझ में आ गया कि हाँ, मुझे कैसे करना है, क्यों करना है, ताकि आगे वाली जनरेशन का भला हो सके, और हम जो अभी तक नहीं सोच पा रहे हैं उसको सोचना शुरू करें। क्या कुछ इसमें हम कहानी के माध्यम से समझ पाएंगे, या पूरा का पूरा जो युद्ध है वही हमको इसमें देखने को मिलेगा? मैंने युद्ध में होने वाली सभी चीज़ें इस बुक में इंक्लूड करी हैं। जैसे कि एक आतंकवादी क्या सोचता है, एक रेफ्यूजी क्या सोचता है, एक जासूस क्या सोचता है, एक भूखा इंसान क्या सोचता है, हमारी गोलियां चलने के बाद का जो शोर होता है, जो सन्नाटे का शोर होता है कि हमारे अपने नहीं रहे, तब इंसान क्या सोचता होगा, क्या बोलता होगा, और प्लस युद्ध के बीच में क्या होता है, और किस बात का क्या मतलब होता है जो हम नहीं देख पाए हैं। और वो मैंने जो सोचा है शायद लोगों की मदद कर पाए इससे, और लोगों को ज्ञान दे पाए, और लोगों का सोचने के तरीके में कुछ जोड़ पाए, जिससे हम पॉलिटिशियंस की बातों में ना आए और असली चीज़ों को, उनकी प्रॉब्लम को, मानवीय संवेदनाओं को समझ पाएँ। सही बात है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से स्वराज ने हमें बताया कि किस सब्जेक्ट पे ये लिखा हुआ है, चूँकि एक इजराइल का जो युद्ध है, कह सकते हैं कि कुछ अंतराल के बाद कुछ न कुछ हरकत होने लगती है। जिस तरह का विवाद देशों के बीच में चल रहा है, एक मानवीय संवेदनाओं के लिए, मानवता के दृष्टिकोण से देखें तो उन्हें कूटनीति, राजनीति इससे परे होती हैं। उस स्थिति में वहाँ रहने वाले लोगों के साथ क्या कुछ होता है, ये सब हमें इस नॉवेल में पढ़ने को मिलेगा। तो आप भी इसे परचेज़ कर सकते हैं। हम परचेज़ भी स्वराज से जानना चाहेंगे किस तरह से इसको परचेज़ कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश के बारे में। जी आई एम थैंकफुल दैट कि ये बुक पूरी दुनिया में अवेलेबल है आज की डेट में। अच्छा। 30,000 करीबन स्टोर्स पे बिक्री ऑनलाइन ये। और भारत में हम इसे बहुत सारे स्टोर्स पे ले सकते हैं, जैसे कि अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, नोशन प्रेस स्टोर है, गूगल बुक्स है, आई बुक स्टोर है। वहाँ पे दोनों एडिशंस मेरे हिंदी और इंग्लिश के मिल जाते हैं। और आई एम थैंकफुल दैट कि अभी तक मेरी बुक की रेटिंग 4.5 आउट ऑफ 5 है। वो बहुत ही अच्छी रेटिंग मानी जाती है। और मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि राजनीति और कूटनीति को ही के द्वारा ही ये सॉल्व होगा, लेकिन उनमें किन चीज़ों को जोड़ा जाए, इंसानों को इंसान समझा जाए, नंबर ना समझा जाए।
कि भाई 20 मर गए, 30 मरे, अरे 20 परिवार उजड़ गए हैं। वो समझना लोगों को बहुत ज़रूरी है, ताकि और हर इंसान जो इस युद्ध से जुड़ा हुआ है, इस परेशानी से जुड़ा हुआ है, उसका नज़रिया हमें जानना ज़रूरी है, ताकि हम समझ पाएँ कि सबकी बात सुनने के बाद ही सच पता लगता है। तो मैंने सबकी बातें कही हैं, 3 अलग अलग तरीक़ों से कही हैं, और वो 3 तरीक़ों से मैं मानता हूँ, और अभी तक मेरे पाठक भी मान रहे हैं कि हाँ, बिल्कुल सही कहा गया है। जो सोल्यूशन मैंने प्रोवाइड करे हैं और जो एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया है कि कहाँ से शुरू, कहाँ बीच में, कहाँ ख़त्म, और इससे कितना दुनिया को नुकसान होता है। तो बस क्या प्राइस है अगर यहाँ पर कोई इसको ख़रीदना चाहे पब्लिकेशन का? जी, ऑनलाइन 350 रुपये में भी अवेलेबल होती है, और अगर ऑथर कॉपी जो आप मुझे साइन आप अगर चाहें तो वो 300 रुपीज़ में मैं दे देता हूँ मेरी तरफ से। जी, तो आप इस बहुत इंटरेस्टिंग नॉवेल है, ये एक उपन्यास है, आप इसे परचेज़ कर सकते हैं अमेजन। मैं बताना चाहूँगा, मैंने CIA के डॉक्यूमेंट आर्काइव में से जाके स्पेशल परमिशन लेके उनसे एक जानकारी ली जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस दुनिया के लिए। हिरोशिमा और नागासाकी की एटॉमिक बॉम्बिंग के पहले जो डिसीजंस लिए गए थे वो किसी को नहीं पता है कि अभी किन सर्कमस्टेंसेस में लिए गए थे और किन मिसकम्युनिकेशंस के कारण लिए गए थे। वो डॉक्यूमेंट में निकाल के ऑफिशियली उनका आधिकारिक जो डेटा है वो इसमें मैंने मेंशन करा है कहानी के थ्रू ही, कि क्या हुआ था कि हिरोशिमा और नागासाकी पे एटॉमिक बॉम्ब गिराने पड़े अमेरिका को। प्लस मैं बिना जिए हम किसी बात को लिखेंगे वो अच्छी बात नहीं है, हम शायद उस बात के साथ जस्टिस ना कर पाएँ। तो इसके लिए मैंने मिलिट्री से स्नाइपर ट्रेनिंग भी ली, और मुझे स्पेशल परमिशन दी गई थी, और क्योंकि वो मेरे कॉज को समझे कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। और उसके बाद जब ट्रेनिंग करता था मैं तो बहुत कुछ समझ में आता था, बंदूकों के बारे में जानना चाहता था मैं, युद्ध की टैक्टिक्स क्या होते हैं, युद्ध के जब रणभूमि में युद्ध छिड़ा हुआ होता है, गोलियाँ बरस रही होती है, तब कैसे सोचा जाता है कि हम बच जाएँ और सामने वाला ना बचे। ये सब बातें भी मैंने युद्ध के जो एक्शन सीन्स है इनमें एक्सप्लेन करी है। और जब मुझे ये समझ में आया कि हम जब एक बंदूक उठाते हैं तो हम अपने आप को इतना ताकतवर समझते हैं जैसे हम खुद ही भगवान हैं। वो ताकत हमसे ऐसे गुनाह करवा देती है जो एक राक्षस करता है। क्या बात। तो मैंने ये चीज़ें लोगों को अपने नैरेटिव स्टाइल से समझाने की कोशिश की हैं, और बड़ी पिक्चरस्क स्टाइल है, लोगों के दिमाग में पिक्चर जैसी चलेगी। ये बुक मैंने लिखी इस तरीके से है। तो बस यही कहना चाहूँगा। थैंक यू। उपन्यास के बारे में हमने जाना, अब हम जानेंगे कुछ स्वराज भाटिया के बारे में। कौन है स्वराज भाटिया, कहाँ से इस लेखक की शुरुआत होती है, और हमारे जो नए लेखक तैयार हो रहे हैं किस तरह से वो अपनी राइटिंग को और निखारें, और क्या उनके लिए, चूँकि आज करियर का बड़ा एक वो माना जाता है, शौकिया तौर पर लोग लिखना शुरू करते हैं, लेकिन सवाल आ जाता है करियर को लेकर, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लेखक वहाँ पर अपनी यात्रा को रोक देते हैं। तो हम कैसे एक प्रोफेशनली राइटर्स कैसे बना जाता है, इस बारे में भी थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं आप। पहले हम जानेंगे स्वराज भाटिया के बारे में। मैं करीबन 9 साल से लिख रहा हूँ, और ये बुक मुझे 2 साल लगे लिखने और एडिट करने में। उसके बाद 4 साल लगे, 4 साल तक पब्लिशरों के आगे पीछे भागना पड़ा, तब जाके एक इंटरनेशनल पब्लिशर को ये बुक पसंद आई, और देन कहानी बढ़ते बढ़ते 1 साल में मैंने इसका हिंदी और इंग्लिश एडिशन दोनों रिलीज़ कर दिया है। एक लेखक बनने के लिए मुझे लगता है कि 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक्सपेरिमेंट्स करना लाइफ में, और बहुत ज़्यादा पढ़ना। ये नहीं कि स्कूल की किताबें पढ़ें, आप बस पढ़ें, और बहुत ज़्यादा लिखें, और लोगों को जानने की कोशिश कीजिए, लोगों को समझने की कोशिश कीजिए, वो क्या कह रहे हैं वो सुनिए, और उसमें आप अपने एक्सपीरियंस से क्या भला कर सकते हैं, क्या आप जानते हैं जो वो नहीं जानते, और वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। आर्ट जो भी हो, चाहे वो गाना हो, चाहे वो मूवी हो, चाहे वो किताब हो, चाहे वो पेंटिंग हो, वो हमारी किसी समस्या का समाधान होना बहुत ज़रूरी है, जो मानसिक हो सकती है, आर्थिक हो सकती है, शारीरिक हो सकती है, या करियर से रिलेटेड हो सकती है, या किसी रिश्ते से रिलेटेड हो सकती है। हमारी लाइफ को मीनिंग आर्ट देती है, चाहे कैसे भी हो। हम उपयोगी चीज़ें, पैसा कमाना, ये सब हम जीने के लिए करते हैं, और हमें ज़िंदा रहना महसूस होता है कि हम किसी भी आर्ट के साथ एक्सपीरियंस लें। हम मूवी देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हम गाना सुनते हैं तो अच्छा लगता है, हम किसी की किताब पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है। तो इस चीज़ को ज़िंदा रखने के लिए हम आर्टिस्ट काम करते हैं लोगों के दिलों में। और कोई भी हो, अगर वो लिखना चाहता है तो ये ना सोचे कि मैं ख़राब लिख रहा हूँ या अच्छा लिख रहा हूँ, वो भी आपका ही हिस्सा है। हमें ख़राब को भी हमारे अपनाना चाहिए,
और वो किसी के लिए, किसी का खराब किसी का सोना। सही बात। तो इसलिए अपने आप पे भरोसा रखें, टाइम मैनेजमेंट करें। अगर आप दूसरे करियर में इन्वॉल्व हैं और फिर भी राइटिंग करना चाहते हैं, वीकेंड्स आपके पास होते हैं। सुबह जब भी आप उठें 2 घंटे भी राइटिंग करें एक हफ्ते में, तो साल भर में आपको 52 हफ्ते मिल जाते हैं। तो बहुत कुछ है ऐसे। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप एम्बिशियस हैं, आप करियर बनाना चाहते हैं, कोई भी बनाना चाहते हैं, तो आपको टाइम मैनेजमेंट और अपनी आर्ट को बेटर करने के लिए टाइम देना ही चाहिए। और बस शुरुआती बात तो यही है। बाकी तो सबके लिए अपने अपने अलग छोटे छोटे राज होते हैं हर लेखक और आर्टिस्ट के, कि उसे कैसे प्रेरणा मिलती है। आपको कैसे प्रेरणा मिली? कौन सा ये आपका नॉवेल है? ये मेरा पहला नावल है। प्रेरणा तो मुझे उन बच्चों को, उन धूल में सने हुए बच्चों को और टूटी बिल्डिंगों में दबे हुए बच्चों को देख के मिल गई थी कि नहीं, मैं ऐसी दुनिया में तो नहीं रहना चाहता हूँ जहाँ बच्चों को इतने बेरहमी से मार दिया जाता है। तो कुछ तो किया जाए। और जब माँ बाप ने ये बात सुनी तो उनने बहुत सपोर्ट किया। शुरू के 2 साल जब मैंने ये बुक लिखी, तब मैं 3,500 रुपये महीना पे मेरा खर्चा चलाता था। और मतलब बहुत अच्छा पैकेज छोड़ के मैंने वापस इस पे काम आया। जब मैं ये बुक लिख रहा था तब मैंने कुछ नहीं लिखा कि एक बार हमें एक ऐसा एफर्ट देना चाहिए जो ज़िंदगी भर के लिए काफ़ी हो जाए। इतना कमिटमेंट से और इतना डिवोशन से हमें काम करना चाहिए। तो स्वराज इसे सिर्फ शौकिया तौर पर अपने लेखकों को लगातार करना चाहेंगे, या फिर वो एक प्रोफेशनली राइटर भी हैं? मैं प्रोफेशनल राइटर हूँ। मैं कंपनीज़ के लिए बिज़नेस प्रपोजल्स और जितने भी ब्लॉग्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं और प्रपोजल्स होते हैं, ब्रोशर्स होते हैं, वट एवर अ कॉर्पोरेट कंपनी नीड्स, आई राइट फॉर देम। तो मैं राइटिंग स्टाइल्स में बहुत जल्दी जंप कर लेता हूँ। ये मैंने होन किया है मेरा स्किल। काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैंने करीबन 6-7 हज़ार आर्टिकल लिख दिए हैं अभी तक इतने मेरे करियर में। और उसके अलावा मैं क्रिएटिव राइटिंग, सुबह जल्दी 4:30 बजे उठता हूँ मैं, और मेडिटेशन करता हूँ। फिर मैं लिखता हूँ 8 बजे तक। उसके बाद फिर दुनियादारी के काम। हमारे बहुत सारे जो दर्शक हैं, नए नए बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं। आर्टिकल राइटिंग हो, क्रिएटिव राइटिंग हो, इसके बारे में थोड़ा सा आप गहराई से बताएं, किस तरह से आर्टिकल लिखने होते हैं और किस तरह से वो कंपनी के लिए काम आते हैं। देखिए, हम शब्दों से ही किसी चीज़ को बेच सकते हैं। अगर हम ये मान के बैठ जाएं कि हमारा प्रोडक्ट ही बेस्ट है, तो वो नहीं होता। हमें हमारी जगह बनानी पड़ती है और हमेशा बनानी पड़ती है। तो वो बनाने के लिए हम जैसे राइटर्स का इस्तेमाल हायर किया जाता है, और उनकी बात को समझ के हम ब्रिज बनते हैं एक बिजनेसमैन और उसके कस्टमर के बीच में, कि एक मुश्किल बात को आसानी से कैसे समझाया जाए। तो उसके लिए पहले हम समझते हैं, हमें मुश्किल वर्ड समझ में आते हैं, फिर हम उनके पर्यायवाची भी ढूंढ सकते हैं जो आसानी से लोगों को समझ में आ जाए। फिर हम उस हिसाब से पूरा कंस्ट्रक्ट करते हैं आर्टिकल को, या ब्लॉग को, या ईमेलर को, या सेल्स प्रपोजल को, या ब्रोशर को। और देन वी राइट। जो भी चेंजेस होते हैं क्लाइंट के अकॉर्डिंग वी डू इट, एंड फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। राइटर क्या प्रोफेशनली बनते हैं? राइटर क्या शौकिया तौर पे बनते हैं, या इसकी कुछ तैयारी भी हम कह सकते हैं? आई थिंक राइटर्स नेचुरली आप बनते हैं। आपके पास एक गिफ्ट होता है और नेचर से मिला हुआ, और वो गिफ्ट ये होता है कि आप चीज़ों को समझते बहुत अच्छे से हैं और समझाते बहुत अच्छे से हैं, और आपकी रचनात्मक सोच बहुत अच्छी है। मतलब आप बबल गम के रैपर के पीछे कोई बात पढ़ के एक पोएम लिख दें, वो ही एक आर्टिस्ट है। और दुनिया के सबसे बड़े आर्टिस्ट जो भी थे, वो भी ऐसे ही काम करते थे कि चाय पीते पीते चाय के ऊपर कहानियाँ ऐसी लिख दी। तो और यही रहता है। मतलब कोई सीक्रेट नहीं है। सीक्रेट यही है कि लगे रहो, मेहनत करते रहो, और जो ऑडियंस है वो बताएगी कि आपकी लेखन में कितना दम है। हाँ, और ऑडियंस अगर आप ना भी पसंद करती है तो आप अपना दिल ना हारें। आप देखें कि मैं गलत कहाँ हूँ, सही कहाँ हूँ। सही को और बेहतर करिए, गलत को ठीक करिए। अपने आप को बस कोसिए मत। कैसे बेहतर होना है ये सोच रहनी चाहिए। कैसे बेहतर होना है लेखन के क्षेत्र में, कैसे काम करना है, सीखना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। ये थे हमारे साथ स्वराज भाटिया जी, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह से, बहुत सरल भाषा में समझाया कि कैसे लेखक बना जाता है, और साथ ही साथ उन्होंने कम उम्र में जो एक नॉवेल लिखा है, ये अपने आप में एक हम कह सकते हैं कि बड़े ही गौरव की बात है। उन्होंने हमें तमाम जानकारियाँ दी। हमारे जो नए नए युवा हैं वो लेखन में रुचि रखते हैं और लेखक भी बनना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो उनके लिए बहुत काम आने वाली है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिए। और हाँ, अगर आप इस नॉवेल को ख़रीदना चाहते हैं, इस उपन्यास को ख़रीदना चाहते हैं, तो जैसा कि स्वराज ने बताया, अमेज़ॉन पे आप विज़िट करके आप परचेज़ कर सकते हैं। सिर्फ 300-350 इसका जो प्राइस है, और भी जितना कुछ कम ज़्यादा है वो आप नेट में देख सकते हैं, तो आप ख़रीद सकते हैं। और आपके जो भी व्यूज़ हैं आप स्वराज को हमारे माध्यम से दे सकते हैं। स्वराज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।